हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका मोस्ट वेलकम। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करें। हम कहानी की शुरुआत करते हैं। शांति निवास आज फूलों से सजा था और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। द्वार पर सजा वंदन व घर के अंदर बाहर लगा सुंदर सा शामियाना में हर आने वाले मेहमान का स्वागत कर रहे थे। शांति निवास में पड़ोसी व रिश्तेदारों की खूब गहगमाई लगी थी। पकवानों व मिठाइयाँ की खुशबू से घर के साथ साथ पूरी गली मोहल्ला महक रहा था। यह सब तैयारियां व आयोजन था शांति जी की बड़ी बेटी प्राची की शादी के लिए। शांति जी की दो बेटियां थीं, प्राची और प्रिया। आज प्राची की मेहंदी थी। शांति जी सुबह से उसे इंतज़ाम में लगी हुई थी। कभी मेहमानों का जलपान, कभी हलवाई के सामान की पूर्ति और बीच बीच में मेहमानों के साथ दो घड़ी हंस-बोल भी लेती थीं। प्राची और प्रिया देख रही थी कि सुबह से ही मम्मी चक्रगनी से घूम रही हैं। कितनी बार दोनों उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए समझा चुकी, लेकिन हर बार हंसते हुए कहती, बेटी बस 2 दिन की भागदौड़ और बची है, उसके बाद तो आराम करना है, कह हंसते हुए फिर से काम में लग जाती। मम्मी खाना तो खा लो, खाना नहीं खाओगे तो फिर दवाई कैसे लोगे? प्रिया थोड़ी सी जिद करते हुए बोली। हाँ हाँ बेटा, बस अभी आती हूँ। अच्छा एक बार तू देख ले, सभी मेहमान सही से तो खा पी रहे हैं ना, कोई कमी तो नहीं है। ऐसे टाल मटोल करते सुबह दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। दोनों ही बहनें को अपनी मम्मी की बहुत चिंता थी, क्योंकि शांति जी को शुगर व बीपी की थोड़ी शिकायत थी और ऐसे में खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं बड़ी परेशानी का सबब ना बन जाए। अभी दोनों बहनें यह सोच ही रही थी कि तभी उनके नज़र अपनी मम्मी पर पड़ी। देखा तो शांति जी हवा में लहराते हुए धम्म से पास रखी कुर्सी पर बैठ गईं। सभी मेहमान अपनी हंसी ठिठोले में व्यस्त थे, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। बस प्रिया और प्राची के सिवा दोनों दौड़ते हुए उनके पास आई और सहारा दे उन्हें कमरे में ले गईं। दोनों समझ गई थी कि मम्मी की बीपी लो हो गई है। प्रिया जल्दी से शिकंजी बना लाई, जिसे पीते ही शांति जी को थोड़ा राहत मिली। अब तक प्रिया एक थाली में अपनी मम्मी के लिए खाना ले आई और ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाने लगी। अरे अरे, खा लूँगी मैं अपने आप, तुम तो बिल्कुल ही मुझे छोटी बच्ची समझ रही हो, हंसते हुए बोली। हाँ हमें पता है आप बच्ची नहीं हैं, माँ हो हमारी, लेकिन हरकतें तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कर रही हो। आप जैसे बच्चे खाने से ही चुरा कर इधर उधर भागते हैं, आप मुझे आज वैसे ही लग रही हो। प्राची उनके मुंह से निवाला डालते हुए बोली। अच्छा जी, कल तक खुद ऐसी हरकतें करती थी, आज मुझे सिखा रही है। चल आज खिला दे अपने हाथों से, फिर तो न जाने कब ऐसा मौका मिलेगा। कहते हुए शांति जी भावुक हो गई। मम्मी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, वरना प्राची अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। माँ ऐसी बात नहीं है। अरे पगली, मेरे कहने का यह मतलब था कि फिर तू 1 महीने के लिए लंदन घूमने जा रही है, तो इस 1 महीने में लंदन से तू मुझे खाना खिलाने आने से रही। शांति जी उसी आंखों झांकते हुए शरारत से बोली। आपसे किसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रही हूँ? प्राची अपनी बहन
प्रिया अपनी बहन को घूरते हुए बोली, दीदी वह आप ही तो रोज ही घूरते हुए बोली, दीदी आप ही तो रोज जीजू को फ़ोन पर धमकी देते हो ना कि पूरे 1 महीने के लिए हनीमून पर लंदन पर लेकर चलोगे, वरना तो बस की बच्ची तू आप चुपचाप हमारी बातें सुनती थी तो सही, मम्मी को भी बता दिया तुमने सब कुछ। बहुत बढ़िया, आने दे बेटा, तेरा टाइम भी अच्छे से तेरी खबर लूँगी। प्राची उसके कान पकड़ते हंसते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलूँ, बहुत काम पड़ा है। कहते हुए जैसे शांति जी उठने लगी तो दोनों बहनों ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें वापस बैठा दिया और बोला, मम्मी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपना। अरे बेटा अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों नायक ही परेशान हो रही हो। अभी आराम का नहीं, काम का समय है। काम काम काम, सुबह से यही रट लगा रखी है आपने। अभी से आपका यह हाल है तो मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखेंगी। अगर आप 1 घंटा आराम नहीं करोगे तो मैं भी शादी। प्राची गुस्से से होते हुए बोली, क्या उफ, क्या बच्चों की जैसे जिद कर रही हो तो मम्मी, आप ही एक बेटी हो। जैसे आप जिद्दी हो वैसे मैं भी हूँ, पता है ना। प्राची उनके आंखों में देख शरारत से बोली, हाँ हाँ पता है, लेकिन तू समझ नहीं रही है बेटा। समझ आप नहीं रही हैं मम्मी, अगर इस समय आपकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या मैं शादी कर पाऊंगी। मम्मी मुझे पता है आप बहुत हिम्मत वाली हो, सब संभाल लोगी, लेकिन सब संभालने के लिए तो शरीर को थोड़ा सा आराम दो। मम्मी क्यों इतनी टेंशन ले रही हो। अब आप भी जीवन के इतने बड़े बड़े तूफानों से नहीं घबराया तो यह तो खुशी का मौका है, सब हो जाएगा अच्छे से। परिवार वाले हमारे साथ नहीं हैं, ईश्वर तो हमारे साथ है। प्राची प्यार से अपने मम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा, उसके सहारे ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बस तुम मम्मी 1-2 घंटे आराम करो, उसके बाद काम। वैसे भी आपका सपना था कि मेरी शादी में आप बहुत नाचोगे गाओगे। कह दोनों उन्हें जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा बाहर आ गईं। शांति जीना चाहते हुए भी आंखें मूंद लेट गईं। बेटी की शादी में तो अच्छों की नींद उड़ जाती है, फिर वह तो अकेले थी, कैसे चैन से सो सकती थी भला। बार बार बेटियों के शब्द कान में गूंज रहे थे, मम्मी आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। क्या सचमुच वह साहसी थी? नहीं, वह तो शुरू से ही बहुत नाजुक दिल की थी। किसी की भी ऊंची आवाज़ सुन उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन हालत और वक्त के थेपड़ों ने उसे मजबूत बना दिया। 2 भाइयों की इकलौती बहन और घर में सबसे बड़ी, अपने पापा के दिल का टुकड़ा थी। अपने पापा का तो दिल का टुकड़ा थी। वो भाइयों से भी ज़्यादा उसे प्यार करते थे। पापा, हाँ मम्मी भी उसे खूब चाहती थी, लेकिन पापा की तरह दिखाती नहीं थी। बहन की शान स्वभाव की थी मम्मी, शायद उसने ये शांत स्वभाव माँ से ही पाया था, लेकिन इसी शांति और सरल स्वभाव का ही तो परिवार वालों ने फायदा उठाया। उसने मन में आए नकारात्मक विचारों को जल्दी से एक और झटक दिया। इतने शुभ दिन वही बातें याद कर अपने मन को खराब नहीं करना चाहती थी। वह फिर से अपने बचपन की गलियों में विचरने लगी। उसकी माँ को गांव से शहर आए इतने साल हो गए थे, लेकिन उनका पहनावा व बोलने का लहजा अभी भी वही गांव वाला था। बहुत ही सीधा सरल जीवन व स्वभाव था माँ का। हमेशा अपने काम से काम रखती थी, अपने बातों को भी शब्दों में कम, चेहरों के भाव से ज़्यादा दिखाती थी। उन्हें गुस्सा कभी आया तो वो शायद विद्या को तो याद नहीं, हर वक्त चेहरे पर एक मुस्कान सजी रहती थी उनके। और ऐसी ही शांति थी अपने भाइयों से। दो
2-4 साल की बड़ी थी, लेकिन परिवारवत्ता किसी बड़े बुजुर्ग जैसी स्कूल में हो या बाहर हमेशा उन्हें अपने संदिन की छाँव में रखती थी। अपने हिस्से की कोई भी चीज़ उन्हें हँसी खुशी दे देती थी। बच्चों जैसी चपलता ना सब उसमें ठहराव था, बाड़ों जैसा शायद ईश्वर उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। पापा तो कितनी बार उसकी दानवीरता और सीधापन देख झल्ला जाते थे। अरे इतना सीधा बनने की क्या ज़रूरत है, तेरे भाइयों को अलग से लाकर दे देता हूँ, फिर क्यों उन्हें अपनी चीज़ें देती है, फ़ायदा उठाते हैं तेरे सीधेपन का। पापा हमेशा उन्हें समझाते थे, पापा आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, भाई हैं वो मेरे, और वैसे भी मैं बड़ी हूँ तो उनका ध्यान रखना तो पड़ेगा ना मुझे। भाई बहनों में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, इस लड़की को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी अपनी माँ पर गई है, उसका तो चल गया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि तुझे भी ऐसा घर परिवार मिले बेटा, थोड़ा दुनियादारी सीख ले, क्यों नहीं सुनती है तू। उसके पिताजी बहुत परेशान थे। इतने सीधे सरल लोगों को दुनिया वाले जीने नहीं देते। उस समय शांति को अपने पापा की कुछ बातें समझ आती थी, कुछ नहीं, बस मुस्कुरा कर भर देती थी, और अपनी लाडली की यह मुस्कुराहट देखकर उसके पापा प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देते थे। शांति निहाल हो जाती अपने पापा का हाथ अपने सिर पर पाकर, लगता सारी दुनिया की खुशी इन हाथों के नीचे समाई है, लेकिन ईश्वर को उसकी खुशियाँ शायद मंजूर नहीं थी। 10वीं कक्षा में थी वो, जब पहली बार उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ, इतना जिंदा दिल इंसान जिसने कभी कोई उल्टा सीधा शौक न किया था, अपने खान पान से लेकर व्यायाम हर बात का ध्यान रखते थे पापा। फिर भी सही समय पर उपचार मिलने से पापा की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कोई भी भारी काम और तनाव लेने से मना कर दिया था। तनाव से अब जिंदगी में आ ही गया था घर का मुखिया, और वह भी ऐसी बीमारी जो ना तो कुछ इसका इलाज और ना ही इसका कोई सुझाव। जाने कब फिर से पाँव दबाकर आ जाए, और क्या पता हर बार किस्मत साथ नहीं देती। बच्चे तो अभी कंधे से ऊपर भी ना हुए थे, कोई जिम्मेदारी भी तो पूरी ना हुई थी। जीवन संगिनी इतनी सीधी, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा इन सब का। यह सोच पापा को अंदर ही अंदर घुन की तरह काट खाए जा रही थी। हाँ पापा सबके सामने खुश रहने और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करते। उस दिन के बाद तो शांति ही पापा की परछाई सी बन गई थी। घर पर उनके आने के बाद, काम पर जाने से पहले वह पापा की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी और कोशिश करती थी कि पापा अकेले ना बैठे। पापा भी तो कहाँ उससे अलग रहने चाहते थे। ज़रा सा वह इधर उधर होती तो पापा की नज़र उसे ही ढूंढती रहती थी। ये पहले से तो वो समझदार थी, और पापा की बीमारी ने तो उसे पहले से और ज़्यादा समझदार जिम्मेदार बना दिया था। पापा की तरह हमेशा उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से आशंकित रहता। दिन में ना तो उसको खाने की सूझ रहती और ना ही अपना, जाने कितनी बार उसका दिल भर आता और वह अकेले में आंसू बहा लेती। ईश्वर ने न जाने उसकी किस्मत में क्या आंसुओं का सागर लिख कर भेजा था, जो आज तक भी खत्म होने का नहीं आ रहा है। 4 साल बहुत अच्छे से गुजर गए थे। पापा के साथ साथ सब सामान्य होने लगे थे। सबको लगने लगा था कि वह एक बुरा स्वप्न था जो टल गया, लेकिन वह स्वप्न नहीं था, वह तो किस्मत का लिखा था, जो आज नहीं तो कल सच होना ही था। और पापा का दूसरा दिल का दौरा, माँ तो इस बार
बदहवासी हो गई थी। हमेशा निर्वाकर से रहने वाली माँ की आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। मंदिर के सामने हरदम हाथ जोड़ मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना करती रहती। माँ की प्रार्थना कहे या पापा की ईश्वर से कुछ सांसें और उधार लेने की गुहार, या हम बहन भाइयों की ईश्वर से विनती, पापा की ईश्वर से कुछ सांसें और उधार देने की गुहार, या हम भाई बहनों का ईश्वर से, ऐसे कहते कहते वो अपनी बातों को दोहराती रही और पापा या सहारे के सिर पर विनती हाथ रखे उसके पापा बनाए रहे। जो कुछ हो कहो, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और पापा को फिर से नई जिंदगी मिल गई। हम सभी ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, न थक रहे हैं सभी खुशी से। लेकिन इस बार पापा के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी कि शायद उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास वक्त ज़्यादा नहीं है। अब पापा हमेशा उसकी तरफ सूनी आंखों से देखते। जब भी उसके पैर पर हाथ रखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वह भी तो पापा के आंसू देख अपने आंसुओं को कहाँ रोक पाती, लेकिन उन्हें दुख ना हो इसलिए उन्हें अंदर ही अंदर पी कर मुस्कुरा देती। घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। पापा चाहते थे जाने से पहले अपने हाथों से उसका कन्यादान कर जाए। दिली इच्छा थी कि उनकी, और वह उसने तो परिवार में किसी भी बात के लिए ना करना सीखा ही नहीं था। और या तो उसके पापा की दिली इच्छा थी कि वो भला उन्हें कैसे मना कर देती। हर पिता की तरह उसके पापा ने भी उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। शांति जी ने करवट बदली तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी अपने पति राकेश जी की तस्वीर पर गई। शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच पापा की पारखी नज़रें कहें या मम्मी पापा के पूर्ण प्रात या उसकी खुद की किस्मत जो उन्होंने राकेश जैसा जीवन साथी उसके लिए चुना। अपने बीमार पिता की इच्छा का सामान रखते हुए 20 साल की उम्र में राकेश जी ने राकेश से शादी कर उसने ससुराल में कदम रखा। 25 बरस के हो गए। कितनी जल्दी इतने साल पंख लगाकर उड़ गए। घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में पता ही नहीं चला। राकेश जी बहन बहुत सरल स्वभाव के सीधे व्यक्ति थे। उनके घर में माता पिता और एक बड़े भाई भाभी व बहन भी। भाई भाभी की माता पिता से बनती न थी, इसलिए वह ऊपर की मंजिल पर अलग रहते थे। शांति जी के ससुर बीमार रहते थे, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी राकेश पर ही थी, जिसे वह बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे और घर का सारा कार्यभार उन्होंने संभाल रखा था। शादी के बाद शांति जी इन जिम्मेदारियों में साझीदार बन गई। उसके आते ही सास और ननद ने घर का कामकाज ही जिम्मेदारी पूरी तरह उसके ऊपर डाल दी थी। उसने भी सहर्ष ही इन जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया और एक समय तक पूरी लगन से निभाया भी। राकेश जी के स्पेयर पोर्टर्स की दुकान थी, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। राकेश जी जितना परिवार वालों का ध्यान रखते थे, उतना ही शांति का। वह उसकी माँ की तरह मितभाषी थी। हाँ, माँ की तरह उनका चेहरा नहीं, आंखें बोलती थी और शांति के प्रति उनका प्रेम शब्दों में कम, आंखों से ज़्यादा बयां होता था। शांति के कहने से पहले ही उसकी हर बात समझ जाते थे वो। वैसे तो शांति की हाँ से ज़्यादा बोलती थी। वह तो शुरू से ही शर्मीली स्वभाव की थी। अपने माता पिता से ही कितना कम और मन के भाव कह पाती थी। फिर यह तो ससुराल था। राकेश जी भी तो शादी से पहले बस एक बार ही मिली थी, जब वह उन्हें देखने गए थे,
तब उन्होंने देखने आए थे, तब भी दोनों कहाँ बोले थे, लेकिन हाँ, आंखों ही आंखों में दोनों ने न जाने जीवन भर साथ निभाने के कितने वादे कर डाले थे और घर वालों को भी इस रिश्ते के प्रति मौन सहमति दी थी। दोनों ने शादी के बाद पति के इस मौन प्रेम में भी शांति को असीम सुख की अनुभूति मिलती थी। राकेश जी की आंखों में अनोखा आकर्षण था और उसी आकर्षण के मोह पास में बांधी शांति राकेश जी के प्रेम में हमेशा डूबी रहती थी। इसी बीच शांति के पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शांति का एक पैर ससुराल में और एक पैर मायके में, क्योंकि पापा के दूसरे दिल के दौरे के बाद तो माँ भी इस सदमे से उभर ना पाई थी और भाई अभी इतने समझदार ना थे जो सब कुछ अकेले संभाल सकें। राकेश जी वाकई में ही बहुत अच्छे इंसान थे। एक तरह से उन्होंने पापा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। जितना अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे, उतना ही शादी के बाद उसके पापा के लिए वही प्रेम, वही सम्मान रखते थे। उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर जाते थे और पापा के साथ साथ उसे भी हमेशा हौसला देते थे। शांति के सास ससुर ने कभी भी उसे इतनी जल्दी अपने मायके जाने से मना नहीं किया और ना ही राकेश जी को उसके पापा की सेवा करने के लिए टोका। सचमुच शांति खुद को भाग्यवान समझने लगी थी। ऐसे सास ससुर शायद ही किसी को मिले। हाँ, शायद ही, क्योंकि वह दोनों तो सोचते हुए शांति का मन उनके प्रति घृणा से भर गया। वह तो उनकी पूजा करती थी, लेकिन 1 वर्ष पूरा होते होते प्राची ने उसे माँ बनने का सौभाग्य दिया। जितनी शांति खुश थी, उतना ही राकेश जी भी। उनकी खुशी में पूरा परिवार शामिल था। उसके मम्मी पापा भी तो खुशी से झूम उठे थे। वह खुशी मम्मी के लिए शायद आखिरी थी, क्योंकि उस दिन के बाद मम्मी कभी नहीं हंसी मुस्कुराई। पापा तो शायद उसका भरा पूरा घर देखने के लिए ही रुके थे। जब पापा उसकी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो उन्होंने भी अपना वक्त पूरा कर संसार को अलविदा कह दिया। प्राची 7 महीने की थी। उस समय पापा के जाने की खबर सुन शांति तो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। कितने ही दिन लग गए उसे इस सदमे से बाहर निकलने में। अगर राकेश जी ना होते तो शायद वह सम्मान हो पाती, लेकिन माँ तो उस दिन के बाद एक चलती फिरती लाश सी बन गई थी, जिनकी सांसें तो चल रही थी लेकिन संवेदनाएं शायद खत्म हो गई थी। जी रही थी वह। शायद पापा से वादा किया होगा उन्होंने कि उनकी चौड़ी हुई जिम्मेदारियां वह पूरी करेंगी। वैसे भी ईश्वर ने हम स्त्रियों को एक अलग ही मिट्टी से बनाया है, जो बड़ी से बड़ी विपदाओं को भी हंसकर कहो या रोकर झेल ही लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को शायद अधूरा छोड़ इस दुनिया को अलविदा कहती हो। तो मम्मी कैसे छोड़ सकती थी या दुनिया? उन्हें तो पापा की छोटी हुई जिम्मेदारियों जो पूरी करनी थी। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्म को पूरा कर देता है और उसकी भरपाई कर देता है, पीड़ा को कुछ हद तक कम कर देता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। इसी फलसफे को अपना शांति ने अपने पापा से बिछड़ने के दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया और अपनी घर गृहस्थी को संवारने में जुट गई, क्योंकि इसी में दोनों घरों की भलाई थी। समय अपने वेग से आगे बढ़ता गया। इसी बीच राकेश ने अपनी एकलौती बहन की शादी बहुत ही अच्छे घर में बड़े धूमधाम से की। उसके पापा के जाने के आघात से जो आज तक भी न उभर पाई थी, वह थी शांति की माँ। अपने
मूर्खी स्वभाव के कारण वह अपने मन ही की पीड़ा किसी से भी व्यक्त नहीं करती थी और अंदर ही अंदर एक गम में घुलती जा रही थी। वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ की हालत शांति जी से न देखी गई। घर के कामकाज तो दोनों भाई मिलजुल कर ही लेते थे, लेकिन उनके काम पर जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली रह जाती थी और एक बीमार आदमी के लिए अकेला रहना बहुत भारी पड़ता है। अकेला हमेशा ही घातक है। भाई काम करने लगा था, इसलिए राकेश और शांति ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बड़े भाई की शादी कर दी। घर में बहू आने से शांति की माँ का दुख कम हुआ। अब अपने मायके की तरफ से शांति थोड़ी निश्चित हो गई। समय बीतता गया और प्रिया के रूप में शांति ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार राकेश को छोड़कर किसी ने खुशी जाहिर न की। सभी के चेहरे लटके हुए थे। सास बार बार बस एक ही बात कहती, एक लड़का सा हो जाता तो मेरे राकेश का बुढ़ापा सुधर जाता। राकेश के सामने शांति को कुछ कहने की माँ बेटी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आगे पीछे होते ही वह सुनाने में कसर न रखते। राकेश को भी घर के मातमी माहौल और सबके उतरे चेहरे देख अंदाजा हो गया था, इसलिए पहले उसने प्यार से और फिर कड़े शब्दों में अपनी माँ और बहन को कह दिया था कि मेरी दोनों बेटियां ही मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में कोई कुछ भी गलत सोच रखे। तो इस बात का सब लोग ध्यान दे कहें। और हाँ, साथ ही शांति को भी, वरना राकेश का कड़ा रूप देखकर माँ बेटी ने चुप्पी साध ली। शांति की ननद कुछ दिनों बाद वापस अपनी ससुराल चली गई। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी दोनों पोतियों को स्नेह करने लगे। उन्होंने दिल से अपनी पोतियों को स्वीकार कर लिया था। यह सिर्फ राकेश के कारण जो भी था, शांति को वो तसल्ली थी कि आखिर उसकी बेटियों को दादा दादी का स्नेह मिल रहा है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। शांति की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली थी। राकेश ने इस बार बड़ी धूमधाम से अपनी शादी का सालगिरह मनाने का फैसला किया था, जिसकी तैयारियों में वह महीने भर पहले से ही लग गया था। शांति भी कम उत्साहित न थी। अपनी साड़ी से लेकर गहने व श्रृंगार के एक एक सामान को बड़ी देखभाल कर पसंद कर रही थी। वह भी 10 दिन यह योगदार बनाने में कोर कसर न रखना चाहती थी। राकेश जी को उपहार में देने के लिए उसने अपने घर खर्च में से कुछ की बचत की बहुत ही खूबसूरत चेन बनवाई थी और अपनी सास ननद और भाभी के लिए उनकी पसंद की साड़ियाँ दिलवाई। माँ के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी उनके मना करने के बावजूद भी उसने खरीद कर उन्हें भेंट करते हुए 10 दिन पहनकर आने के लिए सप्रेम आग्रह किया। राकेश जी ने उस दिन पहनने के लिए उसे सुर्ख लाल रंग की कांजीवरम की साड़ी दिलाई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सालगिरह से 2 दिन पहले राकेश किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे टक्कर मार दी। सिर पर गहरी चोट आने के वजह से उसे बचाया ना जा सका। शांति का तो संसार ही उजड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राकेश जी उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर जा सकते हैं। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। सालगिरह की खुशियां मातम में और वो सुर्ख लाल साड़ी सफ़ेद लिबास में बदल गई। उस एक हादसे ने उसके जीवन के सारे खुशियां और सुख छीन लिया। राकेश को गुजरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन शांति उस दुख से बाहर ना निकल सकी थी। उसे ना अपने तन का होश था, ना अपने बच्चों का और ना ही अपने घर का। मशीन की तरह पूरे दिन घर का काम किया करती थी और कमरे में बैठ रात दिन
अकेले रोती रहती थी। एक दिन रात को खाना बना वह अपने कमरे में बैठ अपने ही दुख में आंसू बहा रही थी कि प्रिया के रोने की आवाज़ ने उसे मानो नींद से जगाया हो। देखा तो प्रिया रो रही थी और प्राची उसे चुप करा रही थी। क्या बात है प्राची, प्रिया क्यों रो रही है? मम्मी, उसे भूख लगी है तो बेटा जाकर दादी से खाना ले लो। दादी कह रही है खाना खत्म अभी तो मैं बनाकर आई थी। वह अचंभव होते हुए बोली, अच्छा रुको मैं लेकर आती हूँ। क्या शांति रसोई में खाना लेने गई तो देखा जेठ जेठानी सास के साथ बैठ हंस कर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें अपने सास ससुर के साथ ऐसे बैठा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ और वो अचंभव हो गई। वह तेजी से रसोई में गई, लेकिन ये क्या, खाने के बर्तन खाली हैं? यह देखकर शांति अपने सास से बोली, मम्मी बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तेरे बच्चे हैं, खिलाती क्यों नहीं है? सारा दिन बैठे कमरे में आराम करती रहती है। तेरे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी हमारी है क्या? उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, या क्या कह रही हैं आप? काम तो मैं करती हूँ ना। काम करती है तो खाती भी है। तीन जनों का बोझ है, मुफ्त में बैठाकर खिलाएंगे क्या तुम्हें? अब उसके ससुर बोले। सुनकर शांति सन्न रह गई। आज तक उसके पति के सामने कभी किसी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी। परिवार का हर सदस्य की इच्छा का वह कितना ध्यान रखते थे। जितना पैसा कोई मांगता बिना हिसाब किताब उन्हें दे देते और आज उनके बीवी बच्चों को 2 वक्त का खाना उन्हें बोझ लग रहा था। शांति कुछ नहीं बोली। वह तो शुरू से ही किसी के ऊंचा बोलने से डर जाया करती थी। वह अपने कमरे में चली गई और शांति से तो राकेश जी का प्यार था जो उसे इस डर से बाहर लाया था, लेकिन अब वो ही नहीं रहे तो उस पर फिर से वही डर हावी हो गया। वह कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में जाकर परात उठाकर जैसे ही आटा गूंदने लगी, उसकी जेठानी चिल्लाते हुए आई और बोली, आज तो दोबारा खाना बनाने बैठ गई, लेकिन आज के बाद अगर तुमने यह हरकत की तो सही न होगा। एक कमाने वाले कितने जने खाने वाले। मेरा आदमी कोई कोल्हू का बैल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता है। शांति ने अपनी सास की तरफ देखा तो वह अपनी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कह रही है। या अब हम तो बुढ़ापे में कहाँ कमाने जाएंगे? इन दोनों ने ही तो हमारी जिम्मेदारी ली है। और हाँ, तुझे भी अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप घर का सारा काम धंधा करती रहे, वरना दरवाज़ा खुला है। शांति को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से उसकी सास की कभी बड़ी बहू से बनी नहीं और आज अपने स्वार्थ की खातिर दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। वो एकदम अचंभव रह गई, एक हो गई। उसने 2 रोटियां सेकी और जाकर अपने बच्चों को खिलाई। इन 6 महीनों में कभी उसने अपने बच्चों पर ध्यान ना दिया था। दोनों के फूल से चेहरे कैसे मुरझा गए थे। उसके सामने ही आज उन्होंने रोटी देने से मना कर दिया था तो पीछे से तो हे भगवान, वह अपने दुख में कितनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का दुख भी ना देख पा रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन जाएगी कहाँ? माँ तो उसके दुख से वैसे ही बिस्तर में लग गई है और भाई भाभियाँ इन 6 महीनों में एक बार भी मुड़कर उसका हाल चाल ना पूछा। शायद इसलिए भी उसके ससुराल वाले आंखें दिखा रहे हैं। पता है अब आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चों को खाना खिलाकर वह लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर
थी। नींद तो उसे पहले से भी नहीं आती थी, पहले अपने दुख में और अब बच्चों के भविष्य की चिंता में। अब वह घर की नौकरानी बन चुकी थी, जो सुबह से शाम तक काम करती, ताने सुनती और रोकर सो जाती। ऐसे ही उसके बाद भी उसे भरपेट खाना न मिलता। जेठानी और उसके दोनों बच्चे बात बात पर उसकी बेटियों पर हाथ छोड़ने से बाज न आते और सास उस पर उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान एक छत और 2 वक्त की रोटियों के तले दबाकर रह गया। पिछले 6 महीनों में उसके ससुराल वालों ने राकेश की बाइक व कार बेच दी थी और कितनी ही बार उससे झांसे से चेक बुक पर साइन कराया, बैंक में जमा रुपए निकाल लिए थे। बस उसकी व दोनों बेटियां की जो एफडी थी उन पर उनका जोर न चल सका। शांति ने पूछा तो उसके ससुर व जेठ ने बड़ी बेहयाई से कहते हुए सारा दोष राकेश पर डाल दिया था कि उसने बहुत सा कर्जा लिया हुआ था, उसी को चुकाने में सारे पैसे लग गए हैं। शांति को पता था कि वह दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहती भी क्या, जो अपने मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, उसके पैसे डकार गए, ऐसे स्वार्थी लोगों को बोलकर भी क्या फ़ायदा। लेकिन उसकी चुप्पी का घर वालों ने अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बात बात पर वह उस पर दबाव डालने लगे कि वह इस घर से चली जाए। दोनों बच्चियों को वह पाल लेगी। अपने बच्चियों को इन शैतानों के पास छोड़कर जाने के बारे में शांति में भी नहीं सोच सकती थी। शांति ने विरोध करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस वाले भी उसका ही पक्ष लेते। यह देख उसके ससुराल वालों का खून खौल उठता और उस दिन को याद कर शांति आज भी थरथरा जाती है। 2-4 दिन से उसके ससुराल वाले उससे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। घर के कामों में भी सभी उसकी मदद कर रहे थे। शांति को लगा शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इंसान ही देर से ही सही, चलो समझ तो आई, उसे तसल्ली थी। लेकिन यह उसका भ्रम निकला। उस दिन सभी खाना पीना खा जल्दी सो गए। रात को प्राची ने पानी मांगा। शांति पानी लेने गई, रसोई में जा रही थी, तभी उसे अपनी सास के कमरे में जेठ जेठानी की आवाज़ सुनाई दी और वो वहीं खड़ी होकर, इतनी देर रात यह लोग क्या बात कर रहे हैं। शांति के मन में शंका हुई और वह दबे पांव खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अगर मम्मी यहाँ या रही तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। जेठ ने कहा, मैं तो चाहती हूँ या चली जाए, लेकिन क्या करूँ, सब कुछ तो करके देख लिया, आपसे कुछ नहीं होगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसका जेठ बोला। मतलब इसे रास्ते से अब हटाना ही होगा। कल रात जब यह रसोई में काम कर रही होगी तो इसकी साड़ी में समझ गई ना आप, जेठ ने कहा। सुनकर एक बार तो सास ससुर सकपका गए, फिर अपने बुढ़ापे की सोच उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। शांति तो यह सब सुन मानो जड़ से जड़ हो गई। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप आकर कमरे में निढाल सी लेट गई। उसने मन ही मन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला लिया और सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा। वह पत्नी के तौर पर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन माँ कभी कमज़ोर नहीं होती, उसे हिम्मत दिखानी होगी। सोचते सोचते सुबह हो गई। वह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आई। आते ही उसकी सास और जेठानी बोली, आज तो बड़ी देर लगा दी तुमने स्कूल में। हाँ, उन दोनों की टीचर से उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करने लगी थी, बस उसी में समय लग गया, कहकर
वह काम में लग गई। शाम को जेठ जेठानी सब ही रसोई में आसपास मंडरा रहे थे। उसने अपने सिर पर रखे पल्लू को उतार उसे कमर में खोस लिया। यह देखकर उसकी सास और जेठानी बोली, ये क्या बेहुदापन है, अपने संस्कार भूल गई है क्या? नहीं मम्मी, मैं तो अपने संस्कार नहीं भूली, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हो, सर पर पल्लू बड़ों का मान सम्मान के लिए किया जाता है, लेकिन जब बड़े ही अति पर उतर जाए तो क्या किया जाए? या क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? समझ में नहीं आ रहा है तेरे मन में क्या है? मेरा मन तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपके मन में ही चोर बैठा है, तभी तो आप सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। बदतमीज, बिल्कुल ही शर्म लाल बेज खाई है क्या तूने, जो ससुर जेठ के सामने ऐसे जुबान लड़ा रही है? कहते हुए उसकी सास ने उसे जोर का तमाचा मारा। दोनों बच्चियां यह देख अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, मम्मी मम्मी, यह सब गंदे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो हम यहीं रहेंगे बेटा, यह घर हमारा है, इसे तेरे पापा ने बनवाया है, हम नहीं या जाएंगे यहाँ से। क्या कहा तूने बदतमीज? पहले तो सोचा था तुझे ही रास्ते से हटाए, अब तुझसे पहले तेरी इन दोनों बच्चियों को। कहते हुए जैसे ही उसका जेठ आगे बढ़ा तो शांति अपनी बेटियों को सीने से चिपकाते हुए बोली, खबरदार जो आगे बढ़े तो आज तक मैंने बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं। बहुत जुबान निकल आई तेरी। जेठानी दहाड़ते हुए आगे आई और बोली, तमीज से रह तू, समझी? दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुन सभी चौंक गए। उसके ससुर ने गेट खोला तो सामने दो पुलिस वाले खड़े थे, जिसे देखकर वह सहम गए। फिर थोड़ा समान हो अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए बोला, जी आपके घर से कंप्लेन है? एक पुलिस वाले ने कहा। हमने तो कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई है। मैंने लिखवाई है। आइए इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, शांति आगे आते हुए बोली। शांति के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे और उसकी रोती हुई बच्चियों के बयान पर पुलिस ने उन सबको पकड़कर ले गई और एक रात वहां रख चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। थाने से आते ही उसकी सास दहाड़ते हुए बोली, तू क्या सोचती है इतने भर में हम डर जाएंगे? इस घर में तो तू वैसे भी नहीं रह सकती। यह जमीन तेरे ससुर ने खरीदी थी और यह मेरे नाम है। हम जब चाहें तुझे धक्के देकर निकाल सकते हैं। मम्मी, आप अनपढ़ होते हुए इतने कानून जानती हैं, तो एक बात याद रखिए कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और कान खोलकर सुन लो, मेरा ना सही मेरे बच्चियों का तो इस पर हक है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। और हाँ, आप मुकदमा लड़ना चाहती हैं, शौक से लड़िए। इतना तो आपको भी पता है कि मुकदमे के फैसले साल 2 साल में तो आते नहीं। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद मुझ पर या मेरी बच्चियों पर अगर आपने एक उंगली भी उठाई तो अच्छा ना होगा। मैंने थाने में लिख कर रख दिया है। अगर हम में से किसी को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। उस दिन के बाद किसी ने भी इस तरह की ज़रूरत नहीं दिखाई। हाँ, उसके सास ससुर ने मुकदमा डाल दिया, जिसका फैसला अब तक नहीं आया। इस बीच ससुर तो चल बसे। जेठ का एक्सीडेंट में एक हाथ चला गया और सास जेठानी की चाकरी करते हुए दिन काट रही है। शांति ने सिलाई कढ़ाई पर अपनी बच्चियों को शिक्षित कर पैरों पर खड़ा किया। बड़ी बेटी बैंक मैनेजर और छोटी बेटी ऐसे ही कार्य करके उसने अपना छोटी जीवन सदैव खुशियां से आबाद रहे।
इस तरीके से उसने अपनी बेटियों को शिक्षित किया और अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से सामना किया और अपनी आप पैरों पे खड़ी हुई और सच का साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ी। हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना